morning, everybody. Welcome to Smarten Up classes. And today we are going to know the second part of resource and development. आज हम लोग संसाधन एवं विकास जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है उसका पार्ट 2 वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि संसाधन क्या है, संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, और संसाधन आखिर कहते किसको हैं, संसाधन का परिभाषा, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें कल हम लोग संसाधन के बारे में छोटी सी चीज़ अर्जित किए थे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ संसाधन का जो वर्गीकरण है वह किसके आधार पर कौन कौन से तरह से है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि संसाधन का वर्गीकरण जो हुआ है वह 4 तरीके से किया गया है। पहला है वह है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन को वर्गीकृत किया गया है 4 तरीके से। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 पार्ट्स हैं। वह पहला है जैव और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन। उसके बाद हमारा दूसरा जो है वह है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर हमारा जो संसाधन है वह 2 प्रकार का है, और वह है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। और तीसरा हमारा है वह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर पर आधार पर हमारा जो है वह है स्थायी, संभावित, यहाँ संभावित, उसके बाद विकसित, विकसित, संचित और भंडार। संचित कोष और भंडार। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि हमारा जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव है, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर जो संसाधन है, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। हाउ वुड यू डेफिनेशन द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। मतलब उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, एक एक करके इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, जैसा कहने का मतलब यह है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन, मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई भी संसाधन इस धरती पर है तो उसका रिप्रोडक्शन हुआ है, उत्पादन हुआ है, उसका प्रोडक्शन हुआ है, तो वो किसी 2 चीजों से हुआ है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि 2 चीजों से हुआ है। एक चाहे तो वो जीव से हुआ होगा या तो निर्जीव से, है ना। तो जो चीजें जीव से पैदा हुई हैं, मतलब जो संसाधन जीव से बना है, जो संसाधन इस पृथ्वी पर व्याप्त है और वह जीवों से बना है, जीव मंडल से बना है, वैसे संसाधनों को हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। और जो संसाधन अजीव से बना है, मतलब निर्जीव से बना है,
तो वैसे संसाधनों को हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि जीवों से बहुत सारी चीजें बनी है, और जैसे इसमें से एक हमारा जैविक संसाधन में आ जाएगा कि जो जीवों के अंशों से जो बना है, जीवाश्म ईंधन जैसे, ये सारी चीजें हमारा जैव संसाधन कहलाता है। और अजैव से जैसे जिसमें जान नहीं होता है ना, फिर भी उससे हम लोग कुछ बनाते हैं तो वो हमारा अजैव संसाधन है। और समाप्यता के आधार पर जैसे अगर कोई चीज बना तो जाहिर है कि कोई चीज अगर बनता है तो वो बिगड़ता भी है, मतलब वो खराब भी होता है, मतलब वो समाप्त भी होता है, उसकी उपयोगिता खत्म भी होती है। तो यहाँ पर जो है अगर कोई चीज बना तो वो समाप्त भी होगा। तो समाप्यता के आधार पर कितने हैं? दो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। मीन्स कुछ ऐसे मतलब संसाधन होते हैं जो रिफंडेबल होता है और एक नॉन रिफंडेबल होता है। मतलब जिसको हम लोग एक बार यूज करें तो फिर उसका यूज कर सकते हैं, फिर उसका यूज कर सकते हैं, बार बार उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन है हमारे धरती पर, हमारे आसपास में, हमारे पर्यावरण में, जो हम एक बार उसका इस्तेमाल करें दूसरा बार हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो वैसे संसाधनों को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन, ये बिल्कुल शॉर्ट भाषा में आप लोगों को बताने की कोशिश किया जा रहा है कि नवीकरणीय, नवी मतलब मैंने कल कहा था, नवी मतलब नया, करने लायक, जो नया करने लायक है, जो संसाधन, उसी संसाधन से हम नया चीज कुछ बनाए तो वो नवीकरणीय संसाधन। और जो संसाधन वो चीज है और वही चीज रहेगा, उससे फिर दूसरा नया चीज हम लोग बना नहीं सकते, तो वह हमारा कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। तो मतलब जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई भी चीज, अभी प्लास्टिक का, फाइबर का अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको हम लोग गला के और फिर दूसरा चीज बना सकते हैं, है ना। तो वही चीज है, आज जो कबाड़ वाला आता है फाइबर की चीजें ले जाता है तो वो फिर उसी को दूसरे चीजों में ढाल करके लाता है ना। तो वो हमारा नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो चक्रीय होते हैं और जो अचक्रीय होते हैं, मतलब पुनः चक्रीय भी होते हैं और एक, है ना, अचक्रीय होते हैं नवीकरणीय संसाधन में। तो जिसको हम लोग एक बार यूज करें, ठीक है, 2-3 बार यूज करें, उसके बाद उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है तो वो पुनः चक्रीय होता है। और जो जिसका इस्तेमाल एक ही बार करें और फिर वो खत्म हो जाए तो वो अचक्रीय संसाधन होता है, जैसे कि कल आप लोग पढ़े थे। और उसके बाद आज हम आ रहे हैं, उसके बाद तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। जैसे कोई संसाधन बना तो उस संसाधन की खत्म होना समाप्यता के आधार पर, और उस संसाधन पर किसका हक है ये भी तो जानना है। जैसे मान लेते हैं स्वामित्व के आधार पर कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें व्यक्तिगत होता है, एक आदमी का हक हो। वैसे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक हो, वैसे संसाधन को हम लोग व्यक्तिगत या निजी संसाधन कहते हैं। जैसे कुछ चीजें जैसे मान लेते हैं कोई कुआं खुदवाया है तो वो कुआं अपना पैसा लगा करके खुदवाया, तो वो जो संसाधन बनाया उसको, जमीन को, है ना, तो वो संसाधन किसके, वो कुआं किसका है, किसी एक व्यक्ति का। अगर कोई सरकारी कुआं है तो समझ लीजिए वो सामुदायिक है। मतलब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यक्तिगत क्या होता है, सामुदायिक क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। संसाधन को आप छोड़ दीजिए, मतलब स्वामित्व, हक किसका है, अभी संसाधन को छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत का मतलब जैसे कि अगर एक कुआं खुदवाए, मैंने पूंजी लगाया तो वो कुआं किसका होगा, मेरा। ज्यादा छोड़ दीजिए, ये घर भी हमारा संसाधन है कि नहीं, ये घर हमारे उपयोगिता के लिए है। तो इस घर में हम लोग रहते हैं तो इस घर को जो बनाया उसका एक आदमी का हक है ना। अभी जैसे मान लेते हैं सरकारी स्कूल है तो वो सरकारी स्कूल अगर सरकार ने बनाया तो वो कोई एक व्यक्ति अगर कहे कि नहीं ये सिर्फ मेरा है तो ये क्या सही है, नहीं, वो गलत है। तो स्कूल भी हमारा एक क्या हो गया, संसाधन। लेकिन वो कैसा संसाधन हो गया, उसमें समुदाय के लोग, पूरे समाज के लोग उसमें पढ़ते हैं तो वो सामुदायिक हो गया। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय, उसका पूरे देश का हक होता है, पूरे देश का हक होता है, और जिसमें पूरी दुनिया का हक होता है वैसे संसाधनों को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि वैसे संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ हो, किसी एक व्यक्ति का हक हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो। व्यक्तिगत संसाधन सभी पूरे समुदाय का हक हो, पूरे समुदाय का अधिकार हो।
व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन, और जिसमें पूरे केंद्र का, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का यदि हक है तो राष्ट्रीय संसाधन, और वैसा संसाधन इस पृथ्वी पर व्याप्त जिसमें पूरी दुनिया का हक हो, वैसे संसाधन को हम लोग अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे पहाड़ पर्वत, ये सब में किसी एक देश का हक नहीं होता है। या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे पेट्रोल डीजल, है ना, तो ये समुद्र का पानी, ये सारी चीजों पर जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सब ये संसाधन होते हैं यहाँ पर। उसके बाद है हमारा विकास के स्तर के आधार पर वैसे संसाधन, कुछ संसाधन ऐसे हैं हमारे देश में, हमारी दुनिया में, हमारे धरती पर, जो संसाधन क्या संभावी है, हो सकता है वो संसाधन है वहां पर, लेकिन उसका इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो जान रहा है आदमी कि ये जो संसाधन यहाँ पर तो है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे संसाधन को विकसित संसाधन। संचित कोष सब आदमी, कोई भी वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक, उसको जो है वो पता लगा लिया कि नहीं यहाँ पर संसाधन है, एकदम 100% है, और वो संचित करके रखा, उसको कोष में जमा नहीं, ये चीज अभी नहीं करना, बाद में करना। संचित कोष संसाधन और भंडार, ठीक है, जो कहीं भी संसाधन है अनुमान लगा करके छोड़ दिया है, उसका यूज नहीं कर रहा है, वो हमारा भंडार है। एक एक करके हम लोग बुक के माध्यम से अभी हम लोग जानेंगे कि ये जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है, समाप्यता के आधार पर संसाधन है, और स्वामित्व के आधार पर संसाधन है, विकास के स्तर पर संसाधन है। तो ये आई होप कि आपको ये चीजें छोटी छोटी तरह से आपको कम भाषाओं में समझ आ गया होगा। अब हम किताब के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो संसाधन है वो क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारा बुक क्या कहता है कि जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है। इन संसाधनों की प्राप्ति मतलब जैव संसाधन जो होते हैं, इसका जो हम लोग प्राप्त करते हैं वो कहाँ से होता है? जीव मंडल से होता है, और इनमें जीवन व्याप्त है और उसी में जीवन भी निहित होता है। हाँ, जैसे मनुष्य है, मनुष्य में जीवन है, मैंने कल कहा था कि मानव भी ये क्या है? संसाधन। हाँ, उसी के साथ वनस्पति जात है, मतलब पेड़ पौधे, ये सब भी हमारा बहुत बहुमूल्य क्या है? संसाधन है। उसके बाद प्राणी जात, मछली, मत्स्य जिसको कहते हैं, जीवन, पशुधन आदि, ये सभी हमारा क्या है? तो जैव संसाधन है। क्या बैल हमारे काम नहीं आता? तो क्या वो हमारा संसाधन नहीं है? है। क्या बैल का कीमत नहीं है? है। मैंने छोटे तरीके से आप लोगों से कहा था कि वैसी चीजें पृथ्वी पर व्याप्त जिसमें क्या हो? मूल्य हो, और जो मानव के लिए उपयोगी हो, वो हमारा संसाधन है। तो ये जैव संसाधन के बारे में मैंने कहा कि जो संसाधन जीवों से प्राप्त होता है, जीवों से बनता है, या जीव द्वारा जो है वह हम लोगों के लिए उपयोगी में आता है, वो हमारा क्या कहलाता है? जैविक संसाधन या जैव संसाधन। दूसरा है अजैव संसाधन। कहता है वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टान है, धातु है ना, ये सब चीजें हमारा क्या है? अजैव संसाधन है। तो ये हमारा उत्पत्ति के आधार पर था। दूसरा है समाप्यता के आधार पर। नवीकरणीय संसाधन मतलब नवीकरण योग्य संसाधन, मतलब नया करने के लायक, जिसको नया कर सकते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जाता है। मैंने कहा कि चाहे उसको किसी भी तरह से सड़ा के, गला के, या तो उसको तोड़ के, फोड़ के, काट के, किसी भी तरह से आप उसको दूसरे यूज में ला रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। एक बार टूटा, फिर उसको जोड़ें, या तो उसको फिर तोड़ के, काट के, या उसको गला के दूसरा चीज में सब मतलब आप यूज कर सकते हैं, वो हमारा नवीकरणीय संसाधन है। तो कहता है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी इसी को कहा जाता है। इसको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है, नवीकरणीय योग्य संसाधन को। क्यों? क्योंकि हम इसको फिर से पुनः यूज कर रहे हैं। उसके
बाद हमारा है उदाहरणार्थ के तौर पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन एवं वन्य जीवन, ये सब हमारा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। उसके बाद हमारा है अनवीकरण योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है ना। मतलब वैसे संसाधन, जैसे मैंने कल कहा था क्या नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसको बनने में तो बहुत सालों हजारों साल लगता है, लेकिन खत्म होने में चंद लम्हा लगता है, कुछ मिनट कुछ घंटे लगते हैं, कुछ दिन लगता है। तो वैसे संसाधन हमारा क्या कहलाता है, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब हम उसका इस्तेमाल जो है एक बार किए और फिर वो खत्म हो गया, तो वैसे संसाधन हमारा अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, और इसको हम लोग अचक्रीय संसाधन भी कहते हैं, जिसमें से कुछ धातुएं आ जाती हैं जो पुनः चक्रीय हैं, और जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कहता है कि व्यक्तिगत संसाधन, जो मैंने कहा, कहता है संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं हमारे आसपास में जिसमें निजी व्यक्ति का हक है। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होते हैं, जिसके बदले वे सरकार को लगान चुकाते हैं। हाँ, जैसे भूमि भी एक संसाधन है कि नहीं। तो क्या आप किसी भूमि में, जैसे मान लेते हैं कोई खेत है, उस खेत पर फिरोज के पापा या फिर कोई भी राम के पापा, श्याम के पापा, मतलब वहां पर खेत में हल चला रहे हैं बहुत सालों से, उसके पास उसका कागज है, वो लगान चुकाते हैं, वो टैक्स भरते हैं सरकार को। तो क्या हम उस पर जबरन जाके मतलब हल चला सकते हैं, उस खेत पर कब्जा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस जमीन पर किसका हक है, राम के पापा का या राम का, तो हम उस पर हल नहीं चला सकते। तो वैसे में वो हमारा कौन सा संसाधन हो जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें किसी एक व्यक्ति का होता है। और इसी के साथ कहता है कि जिसके बदले में सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। बहुत सारे लोग तो जिसके पास जमीन भी नहीं है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास भूमि नहीं है। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं, है ना। शहरों में छोटे छोटा जमीन होता है या फिर बिल्डिंग होता है, ये सब चीजों के वो लोग शहरों में मालिक होते हैं। फिर कहता है कि बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं, है ना। कोई गार्डन है, बगीचा कोई एक आदमी बनाता है, अपना पर्सनल बनाता है ना। चारागाह, कोई अपने जानवरों को चराने के लिए बहुत बड़ा जमीन में चारागाह बनाता है। चारागाह का मतलब तो जान रहे होंगे, है ना। उसके बाद तालाब, कुआं, ये सब कोई बनाता है, किसी एक व्यक्ति का हाथ होता है। ये सब निजी संसाधन के क्या है, उदाहरण है। और सामुदायिक संसाधन क्या कहता है, कहता है कि ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। वैसे संसाधन जिसमें समुदाय के सभी लोगों को क्या होता है, वो संसाधन उपलब्ध होता है ना। गांव की शामिलात भूमि, चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, ये सब हमारा क्या होता है, सामुदायिक संसाधन होते हैं, है ना। और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल का मैदान वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। अर्थात ये सभी हमारे क्या हैं, सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय संसाधन को समझना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ से कहाँ राष्ट्रीय संसाधन होता है। आखिर समुद्र में हमारा हक है, तो कहाँ से कहाँ तक आप हक जमा सकते हैं। जैसे हमारा मान लेते हैं इंडिया है, हमारा देश भारत है, यहाँ पर हमारा जो इंडियन ओशियन है, मान लेते हैं हमारा ये जो हिंद महासागर है, तो क्या हिंद महासागर जहाँ तक एक दायरा बना हुआ है कि अगर आपका जो मुख्य भूमि है, आपका जो मुख्य भूमि है, उस मुख्य भूमि से, है ना, 12 मील, मुख्य भूमि से 12 मील तक, यहाँ से 12 मील तक जहां तक आपका दायरा बनता है कि 12 मील तक आपको इसका सुरक्षा भी करना है, ताकि यहाँ कोई दूसरा देश के लोग यहाँ पर 12 मील तक कब्जा
ना कर पाए, है ना। और यहाँ 12 मील तक ही आपका ये राष्ट्रीय संसाधन है। 12 मील के बाद जो समुद्र की सीमा होती है उस पर पूरे देश का, पूरे जितना दुनिया में देश है सभी का हक होता है। मतलब यहाँ तक हमारा राष्ट्रीय संसाधन हो गया और यहाँ के बाद जो बनेगा बचेगा हमारा जो सागर महासागर वो हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसमें पूरे राष्ट्र का हक होता है तो वो हमारा राष्ट्रीय संसाधन, और जिसमें पूरी दुनिया का हक होता है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो यहाँ पर 200 मील की दूरी तक जो होता है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समुद्र क्या क्या चीज हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जैसे सड़कें हैं, नहर है, रेल लाइन है, ये सब हमारा क्या है तो राष्ट्रीय संसाधन है ना। राष्ट्रीय संसाधन में एक सागर महासागर के साथ साथ हमारा क्या है तो सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइन है, ये सब हमारा क्या है संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और इसी तरह से अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में पूरा समुद्र जो होता है, बाकी 200 समुद्री मील की दूरी जो आपके देश से यहाँ से मैंने कहा कि इसके बाद की सीमा से जो बनता है वह पूरे दुनिया का हक होता है। उसमें कोई भी देश और दुनिया के लोग वहाँ पर आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था संसाधन का प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। लेट अस नो अबाउट द रिसोर्सेस, किसके आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। भारत के पास हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें जिस पर जो है वह पूरे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उसका जो है वह हक है। हाँ, तो यहाँ पर उसके बाद है विकास के स्तर के आधार पर। मैंने कहा था कि कोई भी संसाधन है तो उसका विकास का जिम्मा, उसके विकास का स्तर क्या है ना, तेजी से है, थोड़ा स्लो है, या फिर वो कब तक रहेगा, कब तक खत्म हो जाएगा, उसकी समाप्यता कब हो जाएगी। तो ये विकास के स्तर के आधार पर जो हमारा संसाधन है वह है हमारा संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। हाँ, तो यहाँ पर कहता है वैसे संसाधन, मतलब संभावी संसाधन किसको कहेंगे तो कहता है कि यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। किसी भी क्षेत्र में वो संसाधन होगा लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया है ना, वो है लेकिन उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास अभी नहीं हुआ है। मतलब वो संभावी संसाधन है। जैसे गुजरात, राजस्थान ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हवा बहुत तेजी से चलती है। जो टीला होता है ना, अभी देखेंगे 1 घंटा में टीला है, बालू का टीला, वहाँ गड्ढा है, तो 1 घंटा के बाद जाएंगे तो वो टीला जो है वह उस गड्ढे में भर जाएगा और वहाँ फिर टीला बन जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इतनी तेज हवाएं चलती हैं क्योंकि उधर पेड़ पौधे नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी चीज अगर कोई तेजी से जब बढ़ रहा है, अगर उसको कोई रोकने वाला है तो उसकी जो गतिरोधक जो होता है वह गति को उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, रोक देता है। हाँ, तो वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, यही वजह है कि हवाएं जब चलती हैं तो बहुत तेजी से चलती हैं और उस वजह से जब जितना तेजी से हवा चलेगा पवन से उतना ही ज्यादा किलोवाट क्या किया जा सकता है, ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर गुजरात और राजस्थान में हमारे देश में ऐसा संभावना लगाया गया है कि गुजरात और राजस्थान में अगर पवन ऊर्जा विकसित किया जाए तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन संभावना है, अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है। वैसे संसाधन को हम लोग संभावित संसाधन कहेंगे। उसके बाद हमारा है विकसित संसाधन, वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसका सर्वे किया जा चुका है ना, और
उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे कोई भी इसको पूरा तरह से सर्वेक्षण हो चुका है, नहीं अब ये होगा, अब ये इसको करना ही है, तो वो हमारा कौन सा संसाधन हो जाएगा, विकसित संसाधन। हाँ, फिर कहता है संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। उसके बाद है हमारा भंडार। हाँ, तो भंडार किसको कहते हैं, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बहुत ज्यादा संचित कोष है, स्टोर करके रखा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि वो जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, संसाधन जान रहे हैं, सब कोई जान रहा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं यूज हो रहा है। लेकिन जब कोई मुसीबत आएगी उस समय उसको फिर हम लोग को यूज किया जाएगा, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो वैसे संसाधनों को हम लोग भंडार संसाधन कहते हैं या भंडार कहते हैं। जैसे कहता है कि भंडार उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। हम जान रहे हैं कि जल से तो बिजली उत्पन्न होगा, जल से तो हम लोग ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी मेरे पास हमारे पास हम लोगों के पास अभी वैसा जो है वह टेक्निक नहीं आया है, हम लोगों के पास टेक्निकल नहीं है, हम लोगों के पास कोई जो है वह प्रौद्योगिकी का सामान नहीं है जिससे हम लोग उस जल से कुछ कर सके। तो वो भंडार तो हमारे पास है ना। जैसे हम लोग नहीं कहते अरे भारत हमारा सोने की चिड़िया है, लेकिन सोने की चिड़िया को सोना बनाना हमारे पास हमारी जो है अभी हम लोग उतना विकसित नहीं हो पाए हैं। हमारा देश विकासशील देशों में गिना जाता है और यही वजह है कि विकासशील होने की वजह से हमारे देश में अभी क्या है कि हम लोग बहुत सारा भंडार है, लेकिन हम लोग उसका अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संचित कोष, जो यह संसाधन भंडार का ही भाग है। भंडार और संचित कोष दोनों सेम है, फर्क क्या है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है ना। जो तकनीकी अभी हमारे पास है, जो तकनीक नहीं है और उसमें हम लोग जो संसाधन का यूज करेंगे भंडार, और जो संसाधन हमारे पास है और अपने प्रौद्योगिकी अभी के प्रौद्योगिकी के अनुसार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हमारा कहलाता है संचित कोष, है ना। तो इसमें कहता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे मैं आप लोग को बता दूं, है ना, वर्तमान समय में इसका उपयोग पैमाने पर चल रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। तो ये था हमारा संसाधन का जो विकास है, संसाधन एवं विकास है, वह उसके जो काइंड है, वर्गीकरण है, वह किसके किसके आधार पर कैसा था। तो ये था हमारा संसाधन का प्रकार, और इसके जो संसाधन के नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा आप लोगों का कि इसका जो संसाधन का क्या काइंड, उसका विकास कैसे है, संसाधन के बारे में और भी जानकारियों के लिए बने रहें आप नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस एंड कीप अस ट्राइंग, मतलब हमेशा कोशिश करते रहें और पढ़ते रहें हमारे साथ और सीखते रहें कुछ ना कुछ। तब तक के लिए धन्यवाद।